जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारा ही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज पूरे चैप्टर में से आए हुए पिछले 7 सालों में नीट के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पूरा सॉल्यूशन के साथ में। प्रीवियस ईयर के 7 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आप साथ में बने रहिएगा, 1 बाय 1 करके आप भी कवर करते जाइएगा, देखिएगा, ठीक है। 30 क्वेश्चंस जो अभी तक पिछले 7 सालों में पूछे गए इस चैप्टर से, पूरे क्वेश्चन मैंने करने की कोशिश करी है। इसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, आपको पूरी तरीके से हेल्प दी जाएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन हमारे पास में, द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर IA एंड IB, और इसी तरीके से IA एंड स्मॉल आई, ये कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये जीन का है और ये एक जीन है। हस्बैंड का जीन ये है और वाइफ का जीन ये है। अभी पूछ रहा है कि किस तरीके से जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें कौन कौन से कितने तरीके के फिनोटाइप होंगे और कितने तरीके के जीनोटाइप होंगे, ठीक है। एवं द ब्लड टाइप, ठीक है, ये जो ब्लड बनेंगे ऑफ देयर चिल्ड्रंस, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, कितने तरीके के जीनोटाइप पॉसिबल होंगे, कितने तरीके के फिनोटाइप पॉसिबल होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप यहां से करके देख सकते हैं। जैसे एक गैमेट बनेगा IA और एक गैमेट बनेगा IB, ठीक है, और इधर की तरफ गैमेट बनेगा IA और स्मॉल आई। तो पॉसिबिलिटी क्या, देखो ये सेम है, ये सेम है, तो मतलब एक तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। फिर दूसरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये और ये है दोनों, तो एक हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। फिर हमारे पास में B है और इधर I है, और इनका भी क्या हो जाएगा बेटा, B ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और जब इसके साथ इसका होगा तो भी A ही होगा। तो मतलब मैक्सिमम जो पॉसिबल जीनोटाइप है वो कितने टाइप के, 3 तरह के जीनोटाइप है। और इनके द्वारा दिखने वाले जो एक्सप्रेशन होने वाले जो एक्सप्रेस फिनोटाइप है वो भी 3 प्रकार का ही होने वाला है, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया है तो आप फटाफट क्या करना है, इसको क्रॉस कराना। अगर शॉर्ट में समझ में नहीं आ रहा तो इसको करवा लीजिए, क्रॉस करवा लीजिए। देखिए ये जाएगा, फिर ये जाएगा, तो यहाँ पर भी A बनेगा ब्लड ग्रुप, A आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे A आएगा और एक स्मॉल आई रहेगा, तो कुछ नहीं, सिंगल A रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, IA और IB आ जाएगा, मतलब ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा बेटा, AB। जैसे यहाँ पे AA आया है, यहाँ पे A आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, AB आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ब्लड ग्रुप B आ जाएगा, ठीक है। बाकी क्रॉस करवा लेना, ठीक है। मैं सिंपल तरीके में ब्लड ग्रुप में जा रहा हूँ। यहाँ पे जीन तो क्या आएगा, जीन IA आएगा, IA आएगा, यहाँ पे I आएगा, स्मॉल आई आएगा, जीन अगर करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, IB और स्मॉल आई आएगा। तो इस प्रकार से इसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ, B हुआ, इसका AB हुआ, इसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ, A हुआ, इसका तो मैंने पहले बोल दिया था AA। तो ये जो ब्लड ग्रुप A है, मतलब ब्लड ग्रुप डबल A तो हो नहीं सकता, तो सिंगल A आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम, ये ब्लड ग्रुप और ये ब्लड ग्रुप अलग अलग। तो देखिए टोटल पॉसिबल फिनोटाइप भी कितना है, 3 है। पॉसिबल जीनोटाइप भी कितना है, 3 है। ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स। बहुत सिंपल सा, आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 से लेकर के 2023 तक के पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होने वाला है हमारे पास में, एमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं। which one was not considered by the Mendels in its experiment on pea? पी प्लांट में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। इनमें से कौन से कैरेक्टर ऐसे हैं जिसने मेंडल ने उसको नहीं कंसीडर किया था? स्टेम का हाइट जो था, टॉल और डॉर्फ, उसको लिया था। फिर ट्राइकोम्स क्या होते हैं, बोले स्टेम में जो हेयर्स होते हैं उनको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं, जो मल्टी सेलुलर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला ग्लैंडुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर, क्या इस चीज को लिया था क्या उसने मेंडल ने? यही नहीं लिया था, ठीक है। बाकी तो और आगे देख लेते हैं। ग्रीन एंड येलो सीड के शेप को लिया है, वर्ड के जो इन्फ्लेमेटेड है या फिर कंसीडर्ड है उसका शेप लिया है, सब कुछ लिया था। बाकी आपका आंसर नंबर B करेक्ट हो जाएगा, ओके। आशा करता हूं आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। और आगे मूव करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है, अ डिसीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज। नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, बोले तो जो एक क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होने में कैपेबल ना हो या सेपरेट ना हो पाए, ठीक है। जब वो सेपरेट नहीं हो पाती हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। और जब सेपरेट नहीं हो पाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, एक क्रोमोसोम कहीं ज्यादा चला जाता है या एक क्रोमोसोम कहीं कम आ जाता है। अब दूसरी बात, चलो क्रोमोसोम जा सकता है, ठीक है, आएगा जाएगा, पर यहाँ पे बोल रहा कौन सी क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, ऑटोसोमल की बात कर रहा हूँ। तो देखो 6 क्रोमोसोम भी कम ज्यादा होते हैं, मतलब एक चला जाता है, एक जगह से पूरा खत्म हो जाता है।
है ना। तो दो तरीके के वहां पर भी डिसऑर्डर बन जाते हैं, एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक टर्नर सिंड्रोम बन के तैयार होता है। बट हमसे क्या पूछ रहा है, ऑटोसोमल बोल रहा है। और ऑप्शन में क्या है बेटा, एक डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, तो ये तो अलग हो गया सबसे, ठीक है। बाकी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स मतलब सेक्स क्रोमोसोम की वजह से। तो आंसर नंबर हमारा ए हो गया, दैट मींस डाउन सिंड्रोम, जो 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से होता है, एक फोटोकॉपी बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following given below is the period for Mendel's hybridization experiment? मेंडल ने हाइब्रिडेशन करवाया था, पूरे 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था हाइब्रिडेशन पी प्लांट के ऊपर। तो किस समय पे करवाया था? पहला है 1856 से 1863, फिर दूसरा 1840 से 1850, फिर 1857 से 1869 और 1870 से 1877 तक। तो आज आपने बार बार पढ़ा होगा, तो बहुत सर्वविदित है, ठीक है। 56 से लेकर के 63 तक 7 ईयर्स तक उसने करवाया था एक्सपेरिमेंट। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन द ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। ठीक है, सही बात है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस में प्रॉब्लम होती है। अब एक प्रॉब्लम भी कई प्रकार की होती है, एक जगह क्वांटिटेटिव होती है और एक जगह क्वालिटेटिव होती है। जब हम थैलेसीमिया की बात करते हैं तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव होती है, वहीं पे अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं, ये सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है। अब ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ आर ड्यू टू द क्वालिटेटिव डिफेक्ट, बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ आर ड्यू टू द क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन, बिल्कुल गलत, दोनों थोड़ी तो होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव में कौन सी आती है, थैलेसीमिया होती है, और क्वालिटेटिव में सिकल सेल एनीमिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, हाँ ये पॉइंट अपने आप में थोड़ा सही लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिकल सेल एनीमिया इज क्वांटिटेटिव, नहीं क्वांटिटेटिव नहीं होता सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये क्या होती है बेटा, क्वालिटेटिव होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बेटा, सी करेक्ट हो गया, आंसर नंबर सी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस तरीके से जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होता है वो इनहेरिटेंस को शो करता है? पहला पॉइंट है डोमिनेंस, दूसरा है कोडोमिनेंस, तीसरा है मल्टीपल एलियंस, और डी नंबर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ई नंबर है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब आपके पास ये 5 कंडीशंस दी गई हैं। इन 5 कंडीशंस में से आपको चूज करना है कि इनमें से कौन कौन सी कंडीशन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है बी डी ई। पहले तो आप ध्यान दीजिए, फटाफट एक नजर मारी कि सभी में ई है, मतलब ई क्या है, कंपलसरी है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अब चेंज करना है तो इनमें देखो, कोडोमिनेंस क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड का डोमिनेंस होता है वो कोडोमिनेंस को शो करता है, क्योंकि उसमें आई ए भी डोमिनेट करता है और आई बी भी डोमिनेट करता है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, मल्टीपल एलील्स होते हैं, मतलब एक ही जीन के 2 से अधिक एलील्स होते हैं अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील्स बोलते हैं। तो अब आपका ऑप्शन चेक कर लीजिए, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा नहीं, डोमिनेंस होगा नहीं, तो बच्चा कौन सा, बी सी और ई। कहा लिखा, बी सी ई ए लिखा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ वुमेन हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन, मतलब कोई डिसऑर्डर होगा, शायद एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, कंडीशन है, ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, एक 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसमें मान लीजिए कोई एक्स लिंक कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, नहीं पता है तो उसको मैंने 0 बना दिया। दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड टू, ये जो क्रोमोसोम है ये किसको जाएगा, ओनली फीमेल को जाएगा, ओनली मेल को जाएगा, दोनों को जा सकता है, या दोनों में से किसी को नहीं जाएगा, ठीक है। ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन को जाएगा, या फिर ओनली सन को जाएगा, इसके बच्चे को जाएगा, लड़के को जाएगा, या फिर ओनली इसकी डॉटर्स को जाएगा, या फिर बोथ सन एंड डॉटर्स को जाएगा। तो देखो ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये किसी को भी जा सकता है, जैसे नॉर्मल एक माली मेल से हमने आकर क्रॉस करवा दिया तो ये किसी को भी जा सकता, हो सकता है ये इसके साथ जाए तो क्या बनाएगा, x0 y बना लेगा, या हो सकता है यही इसके साथ चला जाए तो क्या बना लेगा, x0 और एक x बना लेगा नॉर्मल। तो मेल को भी जा सकता है, डॉटर को भी जा सकता है, और जो मेल बनेगा मतलब सन उसको भी जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से सब चीजों को ध्यान दीजिएगा कि सब नीट के क्वेश्चन है, 2018 के क्वेश्चन है, 2018 के क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे मूव करते हैं, फिर से 2018 में ही पूछे गए क्वेश्चन है, इनको भी कवर करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन रॉन्ग मैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैचिंग हो रखी है सामने सामने बिल्कुल से, ठीक है। इनमें से बोल रहा कौन रॉन्ग मैच है, ठीक है। तो कवर करते हैं, देखिए फर्स्ट, x0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन ग्रासहॉपर, सही है। नेक्स्ट पॉइंट है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, कोडोमिनेंस को शो करता है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्च सिंथेसिस इन पी मल्टीपल
एलियस होता है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकता। पहले एक और देखते हैं, टीएच मॉर्गन लिंकेज। बोले टीएच मॉर्गन लिंकेज पे काम किया था, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, सी करेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, सी को और थोड़ा बात करते हैं। देखो, एक होता प्लियोट्रॉपिक कंडीशन होती है। प्लियोट्रॉपिक कंडीशन जो होती है वो उसमें होता क्या है कि कोई पर्टिकुलर एक जीन होता है, वो वन से ज्यादा फिनोटाइपिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है। होता क्या, जो स्टार्च सिंथेसिस है वो सीड के जो शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होता है वही करवाता है, स्टार्च सिंथेसिस करवाता है। ठीक, मतलब जो राउंड शेप होगा उसमें स्टार्च की सिंथेसिस ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वो जीन जो सीड के शेप को करता है, कोड करता है, वही जीन क्या करता है, स्टार्च की सिंथेसिस को भी कोड करता है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल एलील्स है, ये गलत है। ठीक है, तो आपका जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा हो जाएगा, स्टार्च वाला सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। अब आपको यहाँ पे करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको रॉन्गली मैच को सिलेक्ट करना था, यहाँ पे आपको करेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। पहला पॉइंट है टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन ट्रांसडक्शन को मतलब डिस्कवर किया था क्या। ठीक है, ट्रांसडक्शन को पहली बार पहचाना था क्या। दूसरा है F2 क्रॉस, वो यहाँ पे F2 क्रॉस्ड बाय रिसेसिव पेरेंट्स, तो वहां पे क्या आता है बेटा, डाइहाइब्रिड क्रॉस आता है क्या। नेक्स्ट है राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड होता है क्या। फिर दूसरा है ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किए हैं क्या। देखो ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। टीएच मॉर्गन ने लिंकेज के ऊपर काम किया था, इसके ऊपर ट्रांसडक्शन के ऊपर काम नहीं किया था। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उनने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम नहीं किया है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अलग होता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है F2 क्रॉस और रिसेसिव पेरेंट्स में कभी डाइहाइब्रिड क्रॉस नहीं होता। F2 क्रॉस कौन सा क्रॉस है हमें पता नहीं है। F2 क्रॉस बहुत प्रकार के होते हैं और उसमें भी रिसेसिव पेरेंट्स अगर हम क्रॉस कराएंगे तो किसी भी कंडीशन में वो डाइहाइब्रिड क्रॉस नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। बचेगा क्या, राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या होता है, एक प्रकार की न्यूक्लिक एसिड होता है ना, राइबोसोम से एसोसिएटेड न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, बोलता हूँ राइबोसोम बोले मैंने, आरएनए से एसोसिएटेड। ठीक है, तो राइबोसोम क्या है, प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके, चलिए और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट। ठीक है, एंड गायनिकोमेस्टिया एंड स्टेराइल, मतलब ऐसी कौन सी डिसऑर्डर है, उस डिसऑर्डर का नाम क्या है, जिसमें ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो तो कैसा होता है, मैस्कुलाइन होता है, बट उसकी बॉडी में गायनिकोमेस्टिया करके एक जो कंडीशन होती है जिसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है वो देखने को मिलती है। साथ में वो कैसा होता है, स्टेराइल होता है। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आपको याद आ रहा होगा फटाफट, दो ही प्रकार के क्रोमोसोमल एक्स लिंक से एक्स की वजह से दो प्रकार के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थे। एक था क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, दूसरा था टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अब जिसमें गायनिकोमेस्टिया होता है वो होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, और जिसमें फीमेल वाला जो होता है जिसमें फेमिनाइन कैरेक्टर्स होते हैं बट उसमें मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं लेटर ऑन। ठीक है, तो वो कैसा होता है बेटा, टर्नर सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पे जो गायनिकोमेस्टिया एक्सप्रेस करने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी है। आंख मूंद के लगा दीजिए, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, बिना किसी सोचे समझे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ये पूछा गया है बेटा 2019 में, ये भी 2019 में पूछे गए क्वेश्चन से दोनों। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय, मतलब कि जो जीन का रिकॉम्बिनेशन है उसको इस चीज से नाप करके कि रिकॉम्बिनेशन कितना ज्यादा हो गया कितना कम होगा, इस चीज को ध्यान में रखते हो कि जीन की डिस्टेंस कितनी है, उस डिस्टेंस को नाप करके जो मैपिंग किया था सब फर्स्ट टाइम पे वो किसके द्वारा मैपिंग की गई थी, ये पूछना चाहता है। तो टीएच मॉर्गन द्वारा, टीएच मॉर्गन लिंकेज के ऊपर काम किए थे, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के ऊपर काम किए थे, बट वो जो डिस्टेंस नापने वाला काम था वो नहीं किया था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका अलग ही सिद्धांत है। ठीक, अल्फ्रेड स्टर्डमंट जो इन्हीं का स्टूडेंट है, किसका बेटा, टीएच मॉर्गन का। इस बंदे ने क्या किया था, जीन मैपिंग की थी, अगर आपको याद आ रहा हो, और वही जीन मैपिंग में क्या करा था, सेम क्रोमोसोम में जो जीन होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस मेजर करके उसका एक मैप बनाया था जिसको हमने जीन मैपिंग बोला था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अल्फ्रेड स्टर्डमंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी ये क्वेश्चन आया बेटा, यहाँ पे डबल 2 आ गया है, 2020 में आया है। ठीक है, 2020 में, और ये भी डबल हो गया, ये भी 2020 में आया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई द रॉन्गली स्टेटमेंट व्हिच रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग विद रिस्पेक्ट, किसके रेफरेंस में, जीन आई के रेफरेंस में आपको ये इनमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, उस रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बस आप यहाँ पे देखिएगा क्या बोलना चाहता हूं।
तो पहला है द जीन आई हैज 3 एलील्स, बोले सही है। दूसरा पॉइंट है, ठीक है, बी नंबर क्या है, अ पर्सन विल हैव ओनली 2 कॉपीज ऑफ 3 एलील्स, बोले 3 एलील्स की केवल 2 कॉपी होते हैं एक पर्सन में, ये भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप्स ऑफ शुगर, नहीं, सेम टाइप्स ऑफ शुगर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो 2 अलग अलग प्रकार की शुगर बनाते हैं। चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तो वैसे भी ये रॉन्ग हो गया, करेक्ट हो गया, सी पर फोर्थ वाला देख लेते हैं, एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट और आगे मूव करते हैं बेटा, सिलेक्ट द करेक्ट मैचेस, आपको अब यहाँ पे करेक्ट मैच को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहला है हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया क्या वाइलिंट डिसऑर्डर है क्या, नहीं, जो भी है। ठीक है, फिर दूसरा है फेनिलकीटोनुरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, सही बात है। ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, क्रोमोसोम नंबर 11 में पाया जाता है, सही बात है। थैलेसीमिया क्या एक्स लिंक्ड है, यही तो गड़बड़ है भैया, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको करना है, मतलब चूज करना है। थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड में नहीं होता है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है, बोले सही है। कहां पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। ठीक है, साथ में क्या होता है बेटा, रिसेसिव ट्रेट होता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, फेनिलकीटोनुरिया ऑटोसोमल डिसऑर्डर डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, ध्यान देना, डोमिनेंट ट्रेट नहीं है। ठीक है, वाइलिंट डिसऑर्डर हीमोफीलिया नहीं होता है, और ये भी गलत है, समझ में आ रही बात। और आगे मूव करें, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, इसमें भी इसको भी कट करना, ठीक है, डबल 2 आ गया गलती से। नेक्स्ट है, तो नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, ये शायद क्वेश्चन आगे वाले चैप्टर का आ गया है। ठीक है, आगे वाले चैप्टर का है, मतलब ये भी जेनेटिक्स का बट आगे वाले चैप्टर का है। तो उसमें जो होता है बेटा डीएनए हेलिकेज होता है, अभी तो मैं इसको डायरेक्ट बोल देता हूँ, आपने पढ़ा नहीं है इसलिए शायद आपको याद ना हो। ठीक है, जो प्रॉपर होंगे उन बच्चों को तो सब पता है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन, जो डीएनए हेलिकेज है वो क्या करता है बेटा, खोलने में मदद करता है। ठीक है, जो हेलिक्स होता है डीएनए का, डबल हेलिक्स होता है इस तरीके से। ठीक है, इनको जो ओपन करने का काम कौन करता है, वो डीएनए हेलिकेज करता है। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आएगा। और आगे मूव करते हैं, 2021 पे आए हुए, ये भी 2021 के क्वेश्चन हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। इन अक्रॉस बिटवीन द मेल एंड अ फीमेल हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, ध्यान से सुनना, दो के दोनों हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया है, परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिसीज्ड, कितनी प्रोजेनी डिसीज्ड होगी, इसको बोल रहा है। तो देखिए कि होता क्या है बेटा, HbA और HbS, एस फॉर क्या है, सिकल सेल एनीमिया, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई, इसको हम मेल मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक सेम इसी प्रकार से HbA एंड HbS वाली, ये क्या है बेटा, फीमेल है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा देते हैं, फटाफट करवा दीजिए। देखिए ये क्या आएगा, बोलो HbA HbA। ठीक है, फिर ये इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा, बोले HbA और HbA, फिर ये HbS और Hb, यहाँ पे HbS आएगा, HbS, तो HbS एंड HbA, और ये अगर इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा, HbS और HbS। समझ आ रही बात। तो हमसे क्या पूछा है, प्रोजेनी विल बी डिसीज्ड, डिसीज्ड वही होगी ना जो होमोजाइगस हो। अब इसमें मेल या फीमेल से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर है। ठीक है, तो कभी आप इसमें एक्स वाई से नहीं जाना है ना, उसके बाद अकॉर्डिंग सोचना है। देखिए ये कितना हो जाएंगे, बिल्कुल जो फ्री और डिसीज फ्री होंगे वो 25% होंगे। ठीक है, और ये दो के दोनों कितने होंगे, देखो एक जैसे, इसमें HbA है, इसमें भी एक HbA है, HbS एक है और HbS एक, मतलब दो के दोनों क्या होंगे, कैरियर होंगे। ये कैरियर कितने होंगे, बोले 50% होंगे, और जो डिसीज से अफेक्ट होंगे वो कितने होंगे, 25% होंगे। समझ में आई मेरी बात। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 25%। क्लियर है भैया, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। नेक्स्ट और आगे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वैरायटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज अ पेयर which were similar except in one character, एक कैरेक्टर तो वैसे भी सब में अलग होगा। ठीक है, which with contrasting traits, जो contrasting ट्रेट थे। देखिए मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे।
ठीक है। 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट है, मतलब मैं एक अगर करेक्टर ले लेता हूँ, हाइट को ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ बेटा, हाइट ले लेता हूँ, तो हाइट में भी 2 वैरायटीज होंगी, एक होगी बेटा प्योर टॉल होगी और एक कैसी होगी, प्योर ड्वार्फ होगी, ड्वार्फ। ठीक है। तो मेंडल ने कितने लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे। अब एक कैरेक्टर में 2 वैरायटीज आती हैं, तो 7 में कितनी आएंगी, 14 वैरायटीज आएंगी, कितनी आएंगी, 14 वैरायटी। अब इसमें देखो बाकी सब कुछ इन दोनों वैरायटीज में सेम होगा, बस एक कैरेक्टर को अलग अलग हो, एक ही कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉर्फ है और एक कैरेक्टर में क्या है, ये टॉल है, बस एक कैरेक्टर अलग अलग, बाकी सब एक होगी। इसलिए बोला है एक्सेप्ट इन 1 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर अलग अलग। कैरेक्टर में क्या है, ध्यान से सुनना, इसमें क्या है बेटा, ये टॉल है और ये डॉर्फ है। उसमें भी कैरेक्टर में भी कौन सा बेटा, कंट्रास्टिंग ट्रेट की बात कर रहा है। तो एक कैरेक्टर के अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेट इन दोनों के अलग अलग हैं, कैरेक्टर वही है पर कंट्रास्टिंग ट्रेट दोनों के अलग अलग हैं। बाकी जो बचे हुए 6 कैरेक्टर्स हैं वो सभी बिल्कुल से दोनों में सेम रहेंगे, बस एक अलग अलग होगा। तो इस तरीके से कितने होंगे बेटा, 14 होंगे, कितने, 14। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, और आगे मूव करेंगे। 17 क्वेश्चन नंबर है 10 इक्वलाइज सेल्स विद N15। ध्यान से सुनना, पहले नंबर कितना दे रहा है बेटा, हमें वो 10 दे रहा है, 10 इक्वलाइज सेल्स है, 10 है। ठीक है। सेल्स विद N15 डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएसडीएनए बोले डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आर इंक्यूबेटेड इन मीडियम कंटेनिंग N14 न्यूक्लियोटाइड्स। उसमें कौन सी बेटा, N14 वाली न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। और आफ्टर 60 मिनट हाउ मेनी इक्वलाइज सेल्स विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15, फ्री फ्रॉम N15। अब देखो जो इक्वलाई होती है बेटा, इक्वलाई क्या होती है, 20 मिनट में डिवाइड कर जाती है, कितने मिनट में बेटा, 20 मिनट में डिवाइड कर जाती है। ठीक है, 20 मिनट में डिवाइड कर जाती है। तो 20 मिनट में डिवाइड करेगी तो मतलब कितनी बार डिवाइड करेगी वो, 3 बार डिवाइड करेगी 60 मिनट में। 1 घंटे में कितनी बार डिवाइड करेगी, 3 बार डिवाइड करेगी। अब मान लीजिए उसके पास जो डीएनए है इस तरीके से, अभी N14 वाला कौन सा बेटा, N15 वाला पहले मौजूद है, N15 वाला। अब जैसे उसको मीडियम में रखा जाएगा, N15 वाला मीडियम में रखा जाएगा, N14 वाले मीडियम में रखा जाएगा। तो अब ये फर्स्ट टाइम पे जब डिवाइड करेगा 20 मिनट में, कितने मिनट में, 20 मिनट में डिवाइड करेगा, तो इसमें से क्या हो जाएंगे, इस तरीके से 2 अलग अलग बन के तैयार हो जाएंगे। ये पुराना वाला स्टैंड बन जाएगा और एक साथ में एक नया, यहाँ पर भी एक पुराना बन के तैयार हो जाएगा स्टैंड और एक नया बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको डबल अलग अलग रंग से ले लेता हूँ तो समझ में आ जाएगा। चलो एक तो बना लेते हैं पुराना वाला ही, और दूसरा हम ले लेते हैं व्हाइट ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये पहला हो गया, 20 मिनट में ऐसा डिवाइड किया। ठीक है, फिर अगेन 20 मिनट में डिवाइड करेगा, फिर 20 मिनट में। ठीक है, तो 20 मिनट में जब डिवाइड करेगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो एक तो पहले ये अलग हो गया, ठीक है, दूसरा ये अलग हो गया। ओके, अब यहाँ पे एक बनेगा ये और एक बनेगा ये, और इसके साथ में रहेगा बेटा पुराना वाला एक, इसके साथ भी पुराना वाला रहेगा। समझ में आ रही बात, जबकि इन दोनों के साथ में एक नया वाला रहेगा। ठीक है, इसके साथ में भी रहेगा, इसके साथ में भी एक नया वाला ही रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। 20 मिनट में ऐसा बनेगा। फिर अगेन 20 मिनट में क्या होगा, फिर अगेन 20 मिनट में क्या होगा, 20 मिनट में फिर से क्या होगा, 20 मिनट में फिर से देखना आप। पहली बात तो जो येलो वाले हैं पहले येलो बना लीजिए, क्योंकि येलो वाले अब दोबारा से बनने वाले नहीं है। येलो वाले बोले तो 15 वाले, N15 वाले ये बनेंगे। अब इनके साथ जो भी बनेगा वो कैसा होगा, व्हाइट होगा। तो देखो इसमें से 2 बन जाएंगे, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, फिर एक ये बन गया, एक ये बन गया। 2 स्टैंड अलग होंगे, उनके साथ नए नए स्टैंड बनेंगे। इसमें से भी एक व्हाइट वाला अलग होगा, उसके साथ एक नया बनेगा, इसके साथ में एक नया बन जाएगा, इसके साथ में एक नया बन जाएगा। अब इससे बताओ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों एक स्टैंड और अलग होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसके साथ जो पहले था व्हाइट वाला वो भी अलग हो जाएगा, और ये तो देखिए कितने नए बने, फटाफट बोलो भैया। हमने सिर्फ अभी एक लिया था, एक इक्वलाइज से कितने बने, 1 2 3 4 5 6, एक इक्वलाइज से 6 बने। कितने बने बेटा, 6 बने एक इक्वलाइज से। तो 10 में से कितने बन जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा, 60। कितने बन जाएंगे बेटा, 60। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 60 सेल्स बन के तैयार होंगी। ऐसी सेल्स होंगी जिनमें बिल्कुल से भी N15 वाला डीएनए नहीं होगा, मतलब येलो वाला डीएनए नहीं होगा, उसमें सिर्फ व्हाइट वाले डीएनए होंगे। तो एक सेल, हमने एक सेल लिया था, एक सेल को लिया, उसमें दोनों स्टैंडर्ड कैसे हैं, N15 वाले हैं। फर्स्ट 20 मिनट में डिवाइड किया तो उसमें एक एक नया स्टैंड आया जो N14 वाला था। ये जो स्टैंड बना हुआ है यहाँ पे, ये N14 वाला है। कौन सा वाला बेटा, N14 वाला। ये वाला स्टैंड है जो है वो N14 वाला है। तो जहां भी व्हाइट स्टैंड है मतलब वो N14 वाले हैं।
फिर से जैसे दोनों अलग हैं तो ये अलग होगा तो इसके साथ एक नया बन जाएगा स्टैंड, ये बन गया, और इसके साथ पीले वाले साथ फिर से एक नया बनेगा, ये बन गया। यहाँ पर भी इसके साथ भी होगा और यही कहानी यहाँ पर भी। तो एक सेल का हमें निकाल लिया, एक सेल का निकालने के बाद उससे मल्टीप्लाई कर दिया, अपने आप तुरंत आ गया। आसान है, ठीक है, समझ में आया होगा। और आगे मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट। इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिड अ मैन, ठीक है, एक मैन से शादी होती है, whose mother was also color blind, ठीक है, जिसकी मम्मी भी कैसी थी, कलर ब्लाइंड थी। What are the chances for her progeny मतलब ऑफस्प्रिंग्स हैविंग कलर ब्लाइंडनेस, उसके कितने चांसेस हैं कि उसकी जो बच्चे होंगे वो भी कलर ब्लाइंड होंगे। तो इसको पहले मैं साफ कर दूं फिर आगे बात करते हैं। देखो क्या बोल रहा, कलर ब्लाइंड फीमेल है, कलर ब्लाइंड फीमेल है तो मतलब वो XC और XC होगी, ठीक है, क्योंकि ये एक्सीलेंट डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर बेटा, एक्सीलेंट डिसऑर्डर है। किसके साथ शादी होती है, एक ऐसे बच्चे के साथ शादी होती है जिसकी माँ भी क्या थी बेटा, कलर ब्लाइंड थी, है ना। तो इसका फादर कैसा रहा होगा, नॉर्मल फादर रहा होगा, मान लीजिए नॉर्मल फादर था उसका XY वाला। तो अब इससे जो बच्चे पैदा होंगे, जो लड़का पैदा हुआ, जो अब हस्बैंड बन रहा है ये मैन, तो इस मैन के पॉसिबल जीनोटाइप क्या होंगे, XC और Y। तो मतलब कहने का ये कि जो जिस मैन से शादी हो रही वो भी कैसा बेटा, कलर ब्लाइंड है, वो भी कैसा, कलर ब्लाइंड है। तो कलर ब्लाइंड के साथ अगर इसकी शादी हो रही है, उस लड़के के साथ शादी हो रही है भाई, तो अब क्या होगा बोलो, जितने भी इसके प्रोजेनी बनेंगे, चाहे वो लड़की बने या लड़का बने, वो हमेशा क्या होंगे बेटा, सभी के सभी कलर ब्लाइंड होंगे। भाई ठीक, XC ये भी देखो XC Y, और ये भी देखो XC एंड X, तो ये भी कलर ब्लाइंड, ये भी कलर ब्लाइंड, ये भी कलर ब्लाइंड और ये भी कलर ब्लाइंड, ठीक है। मतलब 100% जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो 100% क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। और आगे मूव करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। बेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। अगर एक ही क्रोमोसोम में दो जीन बहुत पास पास लिंक्ड होते हैं या लोकेटेड होते हैं, तो उन वहां पे जो मेंडल्स का रूल होता है वहां पे वो अप्लाई नहीं होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ वहां पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सीधा बोल डज नॉट होल्ड, सही बात है, असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा रीजन क्या बोलते हैं, क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। क्या क्लोजली लोकेटेड जो जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट रूप से असॉर्टमेंट शो करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि क्लोजली लोकेटेड जो जीन्स होते हैं वो लिंकेज शो करते हैं। क्या शो करते हैं, लिंकेज। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा रीजन गलत है और हमारा असर्शन सही है, मतलब हमारा लास्ट वाला जो डी ऑप्शन हुआ करता है वो करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट और आगे मूव कर जाते हैं। Which of the following occurs due to the presence of autosome linked dominant trait? पहली बात तो क्या बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। हमारे पास में क्या है, थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया कैसा होता है, रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। हीमोफीलिया ये भी कैसा होता है, रिसेसिव डिसऑर्डर की वजह से होता है। बचता कौन है, एक मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो होती है ये क्या होता है बेटा, डोमिनेंट होता है। तो हमारे सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बाकी एक ऑप्शन का नंबर सी जो है वो करेक्ट है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो है वो क्या है बेटा, ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और आगे मूव करते हैं बेटा, ये क्वेश्चन सब 22 के आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। X0 टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन कैन बी फाउंड इन। X0 टाइप सेक्स डिटरमिनेशन कहाँ पाया जाता है, मंकी में, ड्रोसोफिला में, बर्ड्स में, ग्रॉसहॉपर में। ऑप्शन नंबर है ग्रॉसहॉपर, डी करेक्ट हो जाएगा, डी, ठीक है। और आगे मूव करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 23 में। अब 23 वाले क्वेश्चन है हमारे पास में, 23 है ना, जो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है। Which one of the following symbols represent mating between relatives in human pedigree analysis? ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस में कौन बताता है कि क्लोजली रिलेटेड जो जीव होते हैं उनमें मेटिंग होती है। तो देखो क्लोजली रिलेटेड जो क्या बोल सकते हैं कि रिलेटिव्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में, उनमें अगर मेटिंग होती है तो उनको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें मेल को डबल लाइन से जोड़ा जाता है फीमेल के साथ में, जो रिप्रेजेंट करता है कि इनके बीच में क्या हो रहा है, क्लोजली रिलेशन होने के बावजूद भी इनमें क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है 21 नंबर, ब्रॉड फॉर्म
विद सिंगल palm crease is visible in a person suffering from, यहाँ पे सिंगल लिखा है वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट palm crease is visible in a पर्सन सफरिंग फ्रॉम। ऐसी कौन सी डिसीज होती है जिसमें इस तरीके के सिम्टम्स देखे जाते हैं? पहला है थैलेसीमिया है, दूसरा है बेटा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो पाम होती है ब्रॉड हो जाती है, इसमें अलग अलग प्रकार की कुछ स्पेसिफिक तरीके के क्रीजेस देखी जाती हैं, वो डिसऑर्डर होता है डाउन सिंड्रोम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन नाम का साइंटिस्ट है, उनके नाम से सिंड्रोम पड़ा हुआ, मतलब डिसीज का नाम पड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द फिनोमिनन ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रिफर्स टू। जो प्लियोट्रोपिज्म है वो मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ क्या होता है। वन बाय वन करके पहले इनके ऑप्शन देख लेते हैं। मोर देन 2 जीन्स अफेक्टिंग अ सिंगल कैरेक्टर, दो तीन जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं क्या? ऐसा होता क्या? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील्स इन अ सिंगल जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल क्रॉसओवर, मतलब सिंगल क्रॉसओवर को कंट्रोल करने के लिए एक ही जीन के कई सारे क्या होते हैं? एलील्स मौजूद होते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ 2 एलील्स ईच ऑफ 2 जीन्स कंट्रोलिंग सिंगल ट्रेट। एक एक देखो, दो अलग अलग जीन है, दोनों के अलग अलग एलील्स हैं, वो क्या करते हैं? प्रत्येक सिंगल ट्रेट को कोड करते हैं। क्या ये सही है? क्या हो सकता है? गलत है, पहली बात तो गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, यही तो है लास्ट वाला जो डी है, ये क्या है बेटा? करेक्ट है कि एक जीन जब एक से अधिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कोड करता है या उनको एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस कंडीशन को या उस फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्लियोट्रोपिक में बोलते हैं, ठीक है, ऊपर लिखा ये है प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ये क्वेश्चन गलती से आ गया है, ये है ना आगे वाले नेक्स्ट वाले चैप्टर का है, पर फिर भी इस बात कर लेते हैं। अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर डीएनए दैट इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, मतलब ये बताया कि किसने बिल्कुल से ये कंप्लीट तरीके से बता दिया कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, फेडरिक एंड ग्रिफिथ दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है अल्फ्रेड हर्से एंड मार्था चेस, एंड डी नंबर है अबेरी, मैक्लियॉड एंड मैकार्टी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, अल्फ्रेड हर्से एंड मार्था चेस। इनने क्या किया था? बैक्टीरियोफेज को लेकर के एक्सपेरिमेंट करवा था बैक्टीरिया के ऊपर डीएनए का ट्रांसफर करवा करके, जिसमें इन्हें रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस को लेकर के एक्सपेरिमेंट करवाया था, जहां से प्रूफ हो गया था कि डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इनने प्रूव करके दिया था, किसने बेटा? चेस एंड हर्से एंड चेस ने, ओके। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, एक मिनट, यहां पर भी 21 हो गया था और फिर से 22, यहाँ पर नंबर भी गलत हो गए हैं, ठीक है, ये शायद 24 होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम्स एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑफ मैप देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, किसके द्वारा फर्स्ट टाइम पे जो जीन की मैपिंग की गई थी, एक क्रोमोसोम में जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं उनकी डिस्टेंस को नाप करके मैपिंग की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? तो इस तरीके के क्वेश्चन एक और हम सॉल्व कर चुके हैं इसी में, जिसका नाम था अल्फ्रेड स्टर्टमैन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बिना टाइम पास किए आगे बढ़ते हैं, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन जिनका सन तो नहीं पता बट वो नीट के दौरान ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो 2023 में इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिड अ वुमेन हु इज हेट्रोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, हेट्रोजाइगस नॉर्मल कलर विजन, कलर ब्लाइंड जो होता है वो रिसेसिव होता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, उनके बच्चे की कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो एक मैन है जो कैसा बेटा? मैरिड अ वुमेन, कलर ब्लाइंड मैन, कलर ब्लाइंड मैन है मतलब कि कैसा होना चाहिए? एक्स सी और वाई होना चाहिए। मैरिड अ वुमेन हु इज होमोजाइगस, सॉरी होमोजाइगस फॉर नॉर्मल, मैंने हेट्रोजाइगस पढ़ दिया, तो होमोजाइगस है तो होमोजाइगस के लिए क्या हो जाएगा? एक्स एंड एक्स वाई हो जाएगा नॉर्मल विजन के लिए। अब इसमें ये फीमेल थी, ये तो सही है, ये फीमेल है, ओके, ये फीमेल है बेटा, गड़बड़ हो गया, और ये मेल है,
ओके। अब इससे बोल रहा है कि इनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें से उनका जो बच्चा है, लड़का है, किसकी बात कर रहा है बेटा, सन की बात कर रहा है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या हो जाए, कलर ब्लाइंड हो जाए। तो बेटा एक्स जब इनके साथ में फर्टिलाइज करेगा तो एक्स वाई बनाएगा, और इसके साथ भी जाएगा तो भी वो एक्स वाई बनाएगा, जो नॉर्मल होंगे। कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, मतलब 0 है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट is crossed with a dwarf true breeding garden pea plants when the F1 plants were self-selfed, मतलब उनकी फिर से सेल्फिंग कर दी जाती है। The resulting phenotype where in the ratio of, जो फिनोटाइप बनेगा, जेनेटिक फिनोटाइप बनेगा, जीनोटाइप बनेगा, वो कैसा होगा। तो पहली बात हम बात करेंगे जीनोटाइप की बात कर रहा हमसे, तो जीनोटाइप कैसा होगा, किस रेशियो में होगा। तो जो दूसरे वाला होता है जीनोटाइप वो होता है 1:2:1 होता है। डायरेक्ट सिंपल सब क्वेश्चन है। सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी ध्यान से सुनना क्योंकि दोनों रेशियो अलग अलग दिए गए हैं। इसमें टाल होमोजाइगस एंड यहाँ पे देखो हेट्रोजाइगस लिखा हुआ, क्या लिखा बेटा, हेट्रोजाइगस, जबकि इसमें नजर आपने अगर मारा होगा तो कितना है ये होमोजाइगस, तो इसलिए ये गलत है और ऊपर वाला सी नंबर क्या हो जाएगा बेटा, वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज्ड, मेंडल ने क्या किया था, एक लंबे समय तक, मतलब क्लासिक बोले तो बहुत लंबे समय तक उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर। उस दौरान पर उन्होंने क्या नहीं यूज किया था, सीड शेप कैरेक्टर को यूज नहीं किया था, सीड के कलर को यूज नहीं किया था, फ्लावर पोजीशन को यूज नहीं किया था, या पॉड की लेंथ को यूज नहीं किया था। तो फ्लावर पोजीशन को तो वैसे भी यूज किया था, सीड शेप भी यूज किया था, कलर भी यूज किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा कि पॉड की लेंथ कितनी थी इससे उनको कोई लेना देना नहीं था, इसको उन्होंने लेकर के कोई इस तरीके का क्रॉस नहीं करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट और आगे मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट इज कंट्रोल्ड बाय एवीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन शायद एक बार हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन सेम। ठीक है, इसमें तो हमने बताया था बेटा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स व्हेन IA and IV आर बोथ प्रेजेंट दे एक्सप्रेस द सेम टाइप्स ऑफ शुगर। ये कैसे करते हैं बेटा, सेम टाइप्स ऑफ शुगर को एक्सप्रेस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरे सेम टाइप ऑफ शुगर को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ऐसा है। नेक्स्ट पॉइंट है 27 नंबर, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द टू हेट्रोजाइगस दैट मींस AABB एंड AABB। अब इसमें B कैपिटल है, A कैपिटल है, यहाँ पर भी A कैपिटल है और B कैपिटल है। इफ B गेट 3:1, हमें F2 क्रॉस में भी क्या मिलता है बेटा, F2 क्रॉस में नहीं सॉरी इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या मिलता है, हमें ये मिलता है रेशियो एमंग द ऑफस्प्रिंग्स। द रीजन फॉर दिस में भी, उनके लिए क्या रीजन हो सकता है। हालांकि देखो हमने F1 में भी अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो F1 में हमें ये रेशियो नहीं मिलता है। ठीक है, F1 रेशियो बिल्कुल से अलग आता है, जीनोटाइप की बात कर लें चाहे हम फिनोटाइप की बात कर लें। तो ये जो रेशियो अगर मिल जाता है बाई चांस, तो ये किस वजह से मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें लिंक्ड जीन की वजह से, क्योंकि लिंकेज शो हुआ होगा, इसलिए क्या होंगे जो क्या बोल सकते जीन थे या जो एलिज थे वो सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली रूप से सेग्रीगेट नहीं होंगे, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पाया और इस तरीके का लिंक्ड जीन वहां पे शो हुआ था। ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इनकी भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ 2 persons विद AB ब्लड ग्रुप, एक पर्सन है AB ब्लड ग्रुप का है, दोनों पर्सन AB ब्लड ग्रुप के हैं, मैरी एंड हैव सिग्निफिकेंट लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और उन्हें बहुत सारे बच्चे को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। दीज चिल्ड्रन कुड बी क्लासिफाइड एज, उनके जो बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप के आधार पर अगर उनका क्लासिफिकेशन किया जाए तो किसी का ब्लड ग्रुप A है, किसी का ब्लड ग्रुप B है, AB है, और किसी का ब्लड ग्रुप B है, और इनका रेशियो निकाला जाए तो इनका रेशियो आता है 1:2:1 का रेशियो आता है। ठीक है, मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन electrophoresis reveals presence of both A and B types of proteins in AB blood group individuals. This is an example of, जो AB blood group वाले हैं जिनका रेशियो 2 है, AB blood group है, उसके सेल के ऊपर दोनों प्रकार की प्रोटीन्स मौजूद हैं। ठीक है, कौन सी वाली, ये A टाइप की भी मौजूद है और B टाइप की भी मौजूद, दोनों प्रकार की प्रोटीन्स मौजूद है। कहने का मतलब ये है जो मॉडर्न टेक्निक ने बताया है। तो ये जो हुआ है ये किसका एग्जाम्पल है, अगर इस तरीके से दो कि दोनों ही एक साथ एक्सप्रेस करते हैं, अगर अपने आप को दोनों ही प्रोटीन बनाते हैं तो ये कैसे एग्जाम्पल है।
तो ये एग्जांपल है, सिंपल सी बात है बेटा, कोडोमिनेंस को दोनों एक साथ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, मतलब ये किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का। ठीक है, ना है पार्शियल डोमिनेंस, ना कंप्लीट डोमिनेंस, ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है वो क्या, सी नंबर, कोडोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 29, टू एलील्स ऑफ द सेम जीन पोसेस केमिकल वेरिएशंस। अगर एक ही जीन के दो एलील्स हैं तो उनमें क्या केमिकल वेरिएशन होता है। ठीक है, पहला है लिपोप्रोटीन का केमिकल वेरिएशन होता है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट का होता है, लिपिड्स का होता है, या फिर डीएनए का होता है। ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन, सर लिखा भी होगा, हाँ ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, डी करेक्ट हो जाएगा, डीएनए में। ठीक है, और बाकी उसकी प्रोटीन, लिपिड, इन सब चीज कोई लेना देना होता है, डीएनए में उसका थोड़ा सा वेरिएशन आता है, जिसकी वजह से क्या होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स बनके तैयार होते हैं। और एक ही जिनके जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं उन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट और आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है असर्शन एंड रीजन वाला। असर्शन क्या बोलता है, जेनेटिसिस्ट क्रॉस टू प्लांट एंड गॉट 50% टॉल एंड 50% डॉट प्रोजेनीज पाया। ठीक है, ये भी एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। आगे बात करते हैं, रीजन क्या था, दिस क्रॉस फॉलोज मेंडेलियन लॉ। इस लॉ, क्या ये जो लॉ है ये मेंडेलियन लॉ को फॉलो करता है। एच वन ऑफ द पेरेंट प्लांट्स माइट बी हेट्रोजाइगस। बोले बिल्कुल सही है। देखो इनमें से क्या होगा, जो हम पहले बनाते हैं, जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जेनेटिसिस्ट क्रॉस द टू प्लांट क्रॉस किया एंड गॉट 50% टॉल एंड 50% डॉट प्रोजेनी टॉल किया। बोले हो सकता है उसने ऐसा किया हो कि एक ऐसा रहा हो प्रोजेनी और एक ऐसा रहा हो। अब इसको क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा, बोले कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी, और क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। 50% क्या हो गया बेटा, डॉर्फ हो गए, और 50% क्या हो जाएंगे बेटा, ये कैपिटल टी है। ठीक है, तो 50% क्या हो जाएंगे, 50% टॉल हो गए। ठीक है, ये किसके लिए बेटा, टॉल के लिए, और ये किसके लिए है, डॉर्फ के लिए। ठीक है, डॉर्फ के लिए। तो समझ में आ गया बेटा। तो हमें क्या बोल रहा है, दिस क्रॉस फॉलोज मेंडेलियन लॉ एज वन ऑफ द पेरेंट्स प्लांट माइट बी हेट्रोजाइगस। बोले हाँ, एक प्लांट तो कैसा हेट्रोजाइगस और एक कैसा है होमोजाइगस, मतलब दो की दोनों की असर्शन एंड रीजन करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बोलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट जो ए नंबर है वो क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से जो 30 क्वेश्चंस थे हमने अच्छे से कवर किए। आशा करता हूं आपकी थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हुई होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस हुई है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू।